ओके जी। लास्ट पार्ट जो था वीडियो का वो मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया था। कुछ डायग्राम्स थी जो मैंने एकदम से जो है ना वो पॉज़ ऑन कर दी थी, कंसिडरिंग कि शायद आपको वो समझ आ जाएँ। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, तो मैं थोड़ा-सा जो है ना उनको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि अगर आपने इसको जो है वो समझने में थोड़ी-सी मुश्किल हो, तो आप इसको खुद भी जो है ना वो समझ सको। देखो ये डायग्राम तो आपको ऑलरेडी पता ही है। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं इसको दोबारा जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक हो गया? ये जो डायग्राम थी, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, बेसिकली ये जो है ना, ये जो डायग्राम है, ये वाली डायग्राम है, ये पिछले की ज़रा एक्सटेंडेड फॉर्म है एक तरह से। ठीक है ना? ये जो पानी यहाँ पे लगा हुआ है फरोज़ के बीच में, ये बेसिकली पानी कहाँ से आया है? ये पानी बेसिकली ये मेन लाइन से हम निकाल के पानी और देते हैं खेत के अंदर, उन फरोज़ के अंदर देते हैं। ठीक है ना? कई दफ़ा ये मेन लाइन होती है और कई दफ़ा क्या होता है कि आप यही पानी जो है, एक खाले से निकाल के डायरेक्टली जो है उसके अंदर डालते हो। सही है? खेत के अंदर डालते हो। अब अगर जब खाले से आपने पानी निकालना है और खेत के अंदर डालना है या किसी कैनाल से पानी निकाल के आपने खेत के अंदर डालना है, तो ये बेसिकली आपको पाइप से पानी निकाल के खेत के अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपके खेत की एलिवेशन जो है कम हो और जो नहर है उसकी एलिवेशन खेत से ऊपर हो। आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आपको नज़र भी आ रहा है कि जो खेत है उसकी एलिवेशन कम है और जो नहर है उसके अंदर जो पानी की एलिवेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल क्या है, जो यही प्रिंसिपल है ना कि हर चीज़ जो है हाई एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से भी पानी क्या करेगा, पानी जो है वो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है? तो ये जब आप पाइप से पानी निकाल के बगैर किसी पंप लगाए सिर्फ पाइप डाल के पानी जो है अपने खेत के अंदर लेकर आओ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि फरो इरिगेशन विद साइफन्स। ये सिस्टम जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड साइफन, राइट? साइफन एक और चीज़ को भी बोलते हैं, लेकिन आपके वो कोर्स नहीं, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। ठीक है, जस्ट अभी साइफन जो आपके लिए है वो क्या है कि पाइप के थ्रू जो है पानी कैनाल से निकाल के या वाटर चैनल से निकाल के अपने खेत को अप्लाई करना जो है वो क्या है, वो है साइफन, राइट? नेक्स्ट, ये भी साइफन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा उसका ज़रा डिफरेंट फॉर्म है साइफन कि आपने खाले से पानी निकाल के, पिछले में क्या था, एक छोटी कैनाल थी जिससे पानी निकाला आपने, ये कहाँ से निकाल रहे हो, खाले से निकाल रहे हो। प्रिंसिपल वही है कि पानी जो है उसकी एलिवेशन हायर हो और जो खेत है उसकी एलिवेशन जो है ना वो कम हो। ठीक है, तो पानी जो है हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर एलिवेशन से लोअर की तरफ। ये भी साइफन ही है बेसिकली। अच्छा, ये फ़रो की डायग्राम है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है आपको। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाके ये जो डायग्राम ड्रॉ की है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये ईज़ी ही है, तो आप इसको समझ लोगे, इसमें किसी इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, ये अब कुछ ना डिज़ाइन पैरामीटर्स आते हैं फ़रो इरिगेशन के, कि आपने अगर फ़रो बनानी है, तो आपने क्या सोच के बनानी है, ठीक है? आपने क्या चीज़ जो है सोचनी है और उसको फ़रो बनाना है आपने, राइट? ये उसके कुछ डिज़ाइन पैरामीटर हैं। डिज़ाइन से मेरी मुराद क्या है कि डिज़ाइन से मुराद ये है कि अगर मैं फ़रो, ये मेरा खेत है और मैंने इसके अंदर फ़रो बनाने हैं बिलफ़र्ज़, ये मैं फ़रो बना रहा हूँ इसके अंदर। ये बिलफ़र्ज़ मैंने फ़रो बना दिया इसके अंदर, ठीक है ना? पानी यहाँ पे आएगा, फ़रो बना दिया और ऊपर मैं एक छोटी-सी वाटर चैनल बना रहा हूँ, आपकी जो है ना वो पानी को जो है वहाँ से निकालने के लिए। ये बिलफ़र्ज़ ऊपर खाला है। ये जो खाला है आपका ऊपर, राइट? अब ऑब्वियसली अगर आपने पानी को जो है वो इस खाले से खेत के अंदर लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा जो है यहाँ से उसको इनलेट देना पड़ेगा पानी को खेत के अंदर लेके आने के लिए। आप साइफन भी डाल सकते हो इसके अंदर, लेकिन हम यहाँ पे ज़ूम कर रहे हैं कि आपने खाले को खोल के जो है यहाँ से पानी जो है उसके अंदर जो है डालना जो है शुरू किया। ठीक है? अच्छा, अब आपको एक बात मुझसे जो सवाल बनता है, और क्लास में अगर होते तो आप ये सवाल मुझसे पूछते भी कि भाई साहब, बात ये है
कि आपको किसने कहा है कि जो फ़रो की लेंथ है वो यहाँ से लेके आप यहाँ तक ही बनाओ, ठीक है? और जो फ़रो की विड्थ है वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही बनाओ, ठीक है ना? ऐसे अगर हम डिसाइड करें कि हमने कोई खाला डिज़ाइन करना है तो खाले के अंदर क्या चीज़ जो है डिज़ाइन करते हो आप? सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ब्रेड्थ और उसकी डेप्थ, ठीक है ना? ये एक खाले की डिज़ाइनिंग होती है बेसिकली कि आपने सिर्फ दो पैरामीटर जो है डिज़ाइन करने होते हैं कि उसकी डेप्थ कितनी होगी, गहराई कितनी होगी और उसकी खाले की चौड़ाई कितनी होगी, ये उसकी डिज़ाइनिंग है। फ़रोग के अंदर डिज़ाइनिंग क्या है, इसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, ये उसकी डिज़ाइनिंग है। आपको कहता है कि लेंथ किस चीज़ ने डिसाइड करनी है, तो वो ये कहता है कि लेंथ ना तो इतनी ज़्यादा हो कि पानी एंड तक पहुँच ही ना सके, ठीक है? अगर आप लेंथ को ज़्यादा कर दोगे तो पानी एंड तक नहीं पहुंच सकेगा, तो ये वाला हिस्सा जो है एंड वाला हिस्सा ये इरिगेशन से रह जाएगा, ये होगा अंडर इरीगेट। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वो ओवर इरीगेट हो जाएगा, ठीक है? पानी यानी कि नीचे तक पहुंच नहीं सकेगा, सारे का सारा पानी जो है ऊपर ही खड़ा हो जाएगा क्योंकि लेंथ बहुत लंबी है ना, पानी को मूव करना पड़ेगा, यहाँ से लेके ज़्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, तो इतना डिस्टेंस ना मूव करना पड़े उसको कि वो एंड तक पहुंच ही ना सके, ठीक है? आपके पास इतना पानी हो ही ना कि एंड तक वो पहुंच ना सके पानी, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आपका पानी यहीं तक पहुंचेगा, आपका टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतने एरिए को इरीगेट करोगे, जबकि आपको इरीगेट कितने को करना था, टोटल को आपने इरीगेट करना था। क्लियर होगी ये वाली बात कि लेंथ जो है इसकी फ़रो की वो इतनी ज़्यादा ना हो कि आपका उस सिर्फ ऊपर वाला एरिया जो है इरीगेट हो और नीचे वाला इरीगेट जो है वो हो ही ना, वो सूखा रह जाए। तो यहाँ पे उसने वही बात लिखी हुई है कि वेरी लॉन्ग लेंथ्स ऑफ फ़रो lead to over irrigation at the upper end of the furrow and under irrigation at the lower end, के लोअर एंड पे जो है वो कम पानी पहुंचेगा और ऊपर जो है ज़्यादा पानी पहुंचेगा। ये बात क्लियर होगी। फिर दूसरी बात वो ये बोलता है कि अगर बिलफर्ज आपके पास इतना पानी है कि आप जो है ना वो लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो आप लेंथ को, इस फरो की लेंथ को जो है ना वो बढ़ा भी सकते हो। मिसाल के तौर पर जी आपके पास जो है पानी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है? तो आपने जो फ़रो बनाया अपना उसकी जी इतनी लेंथ थी, लेंथ को हमने बढ़ा दिया है ना इस खेत के अंदर, ये लेंथ अब होगी उसकी पहले की निस्बत, ठीक है? इस फ़रो की भी लेंथ हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, ये होगी, ठीक है? अब वो ये कहता है कि जी पानी तो आप एंड तक पहुंचा दोगे, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो आपके डीप पर्कोलेशन लॉसेस हैं वो क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, मैं उसी से दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर ये सरफेस जो है, ये लैंड सरफेस है, ये इतना हो जाए तो पानी जो है वो इसके ऊपर जो है वो इतनी लेंथ पर आ जाएगा, तो सिर्फ इतनी सी लेंथ के ऊपर जो है वो पर्कुलेशन होगी, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर हम इसी लेंथ को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि अब इस पूरी लेंथ पे जो पर्कुलेशन है वो हो रही है। क्लियर होगी ये वाली बात कि पर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है अगर आपकी लेंथ जो है ज़मीन की वो क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर वही हिसाब किताब है कि आप पानी तो पहुँचा लोगे, लेकिन अब क्या होगा कि पर्कुलेशन लॉसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इनफिल्ट्रेशन लॉसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसके नुकसान है कि लेंथ जो है डिज़ाइनिंग का क्या प्रिंसिपल रहा, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि लेंथ ऑफ फरो शुडंट बी टू लॉन्ग, कि लेंथ जो है फरो की वो ज़्यादा लॉन्ग जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। जबकि जो इसकी विड्थ है, ये जो विड्थ है मैं इसको विड्थ को W बोल देता हूँ और लेंथ को जो है ना मैं कैपिटल L बोल देता हूँ। विड्थ कहते हैं कि विड्थ जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि भाई आप जो है ना उसको फ्लेक्सिबल रख सकते हो, उसको जितनी तो बढ़ा दो कम कर दो, ये जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। फिर दूसरी जो है विड्थ आमतौर पे जो है वो आपकी जो लैंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपकी लैंड जो है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगर सैंडी आपकी जो है ना वो बेसिकली सॉइल टाइप है तो विड्थ जो है आपको ऑब्वियसली उसके मुताबिक एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें इन्फिल्ट्रेशन जो है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तो अगर आपकी सैंडी है तो उसकी विड्थ कुछ और होगी, अगर आपकी सॉइल जो है वो क्लेई है तो उसकी विड्थ जो है ना वो और होगी। और एक सॉइल होती है लूमी सॉइल, इसको हम लूमी बोलते हैं, ठीक है? एक को हम क्लेई बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। इसको हम बोलते हैं रेतली, ये क्ले को पता ही है आपको, जो हमारे मैदानी इलाकों में सॉइल होती है।
और ये लूमी सॉइल है ना बेसिकली ये होता है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है ना। दोनों का जो गुत्था है वो क्या है, वो लूमी सॉइल है। तो लूमी होगी तो आपकी जो इसकी विड्थ है वो डिफरेंट होगी। अब कम होगी ज़्यादा होगी ये बात मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसकी विड्थ फ्लेक्सिबल है लेकिन आपने देखना है कि आपकी सॉइल की टाइप जो है ना वो क्या है, ठीक है। लेंथ जो है उसके बारे में क्या पढ़ा आप लोगों ने, डिज़ाइनिंग के दो काम थे ना, लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी जो विड्थ है, विड्थ के बारे में दूसरा प्रिंसिपल क्या पढ़ा आप लोगों ने, विड्थ कैन बी फ्लेक्सिबल, विड्थ कैन बी फ्लेक्सिबल, विड्थ जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकती है, रह सकती है फ्लेक्सिबल, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली वो पूरी चीज़ें हैं जिसको आपने जो है ना गौर से देखना है। ये दो ही इसके जो है ना प्रिंसिपल बहुत आसान से हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई सवाल मजीद हो तो प्लीज़ टू आस्क। अच्छा, अगला है बेसिकली हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स। कि हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे इरिगेशन सिस्टम जो बड़े एफिशिएंट हैं। एफिशिएंसी और इरिगेशन का आपस में क्या लिंक है, एफिशिएंसी और इरिगेशन का आपस में क्या लिंक है। कोई पूछे ना आपसे कि एफिशिएंट, या इन अदर वर्ड्स कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज़ एफिशिएंट इरिगेशन, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि द टाइप, द इरिगेशन सिस्टम दैट कैन अप्लाई water to crops with least amount of losses। कि ऐसा इरिगेशन सिस्टम जो कि पानी जो है फसलों को दे सकता है कम से कम पानी ज़ाया किए हुए, वो क्या है, वो एक एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, फ़िलहाल इसकी जो है टाइप्स पहले पढ़ लें। सबसे ऊपर है इसकी ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना। ये ड्रिप इरिगेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं भी डिटेल से। स्प्रिंकलर के बारे में पढ़ेंगे। अगली है रेन गन, लीनियर मूव और सेंटर पिवट। ये 5 टाइप्स हैं जो कि हम एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम के अंदर जो है वो लेकर आते हैं। हम इन सारों को बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करना है हम लोगों ने सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन से। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक सवाल आपने जहन में रखना है कि जी इरिगेशन के अंदर लॉसेस कौन कौन से होते हैं। ये सवाल अपने जहन में रखना है। ये जो सवाल है इसका जवाब आपने लेना है मुझसे कि व्हाट आर द लॉसेस इन इरिगेशन, कि इरिगेशन के अंदर लॉसेस कौन कौन से होते हैं। ज़ाहिर बात है पता चलेगा लॉसेस कौन से होते हैं तो फिर ही तो हमें पता चलेगा कि वो लॉसेस आप कम कैसे करते हो, ठीक है ना। या ये हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो है उन लॉसेस को कैसे कम करते हैं, ठीक है। तो आपने मुझसे ये अभी मैं आपको बता के जो है ना वो आगे चलूँगा। पहला पढ़ते हैं इसको ज़रा, ड्रिप इरिगेशन को, ठीक। ड्रिप इरिगेशन को अमूमन ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये ट्रिकल इरिगेशन जो है ये हमारे मुल्क की जो है ना वो ज़ुबान नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग जो है इसको शायद ट्रिकल इरिगेशन जो है ना वो, ठीक है, आप लोग शायद इसको ट्रिकल इरिगेशन जो है वो ना ही बोलो। आपको बेसिकली इसको जो है ना वो ड्रिप इरिगेशन ही जो है वो बोलना पड़ेगा, सही है। सो लेट्स स्टार्ट कि जी ड्रिप इरिगेशन जो है वो क्या होती है। ड्रिप इरिगेशन में वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू क्रॉप, नॉट टू द फील्ड। अच्छा, ये चीज़ बड़े समझने वाली है, बहुत गौर करने वाली है। देखो अगर मैं यहाँ पे खेत ड्रॉ करूँ आपका, ये जी मेरा खेत है, ठीक है। और इसके अंदर मैं पौधे जो है ना लगाऊं अगर, बिलफर्स, ये जी बिलफर्स मेरे पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर। ये जी पौधे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इरिगेशन सिस्टम जो हमने पढ़े हैं अभी उसके अंदर क्या होता है
कि आप जो है पूरी फील्ड को पानी देते हो, है ना? यानी कि अगर आप इस खेत के अंदर पानी लगाओगे तो ये पूरी फील्ड जो है क्या होगी? ये पूरी फील्ड गीली होगी। हालाँकि पौधे कहाँ पे हैं? सिर्फ़ इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं और ये 6 जगह पे पौधे लगे हुए हैं। लेकिन आपको इन 6 को पानी देने के लिए पूरी फील्ड को जो है पानी अप्लाई करना पड़ेगा। सही है? अच्छा, अब हम लॉसेस ये हैं कि जो पानी यहाँ पे पड़ा है मैं वो वहाँ पे निशान लगाता जाता हूँ साथ-साथ जहाँ पे पानी है और हमें वहाँ की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। बिलफ़र्ज़ मैंने ये जो पानी है ना, ये लगाया हमने यहाँ पे पानी लगाया एक, पानी यहाँ पे है। ये पानी पौधे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये पानी सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्राउंड को गीला कर रहा है। पौधे तो पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके बिल्कुल पास-पास है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे है, इसको इस्तेमाल कर दिया, ये इस्तेमाल कर दिया। जो बिल्कुल पास-पास पानी है, ये सिर्फ़ उसकी जड़ें जो हैं पौधे की, सिर्फ़ वो पानी खींचती हैं, बाकी तो पानी जो है सारे का सारा क्या हो रहा है? वो ज़ाया हो रहा है। वो ये वाला पानी जो यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है या ये वाला पानी जो इसके ऊपर लगा हुआ है या यहाँ पे जो पानी है, ये तो और ये जो पानी है, ये तो किसी काम का नहीं है पौधों के। तो हम इस पानी को बोलते हैं कि दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। ठीक है ना? आप आम इरिगेशन सिस्टम में क्या करते हो? इन मैं अगर कर सकूँ ठीक, जो होता है ना इन सिंपल इरिगेशन या इन 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 इरिगेशन या इससे क्लासिकल बोल लो बेसिकली क्लासिकल इरिगेशन जो कि हमारे मुल्क में जो है ना वो की जाती है। इन क्लासिकल इरिगेशन जिसमें कौन कौन से हैं? इसमें आपकी बॉर्डर इरिगेशन है या फरो इरिगेशन है। क्या करते हो आप? वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप एज वेल एज फील्ड। क्या आपने खेत को पानी लगाया और पौधों को पानी लगाया। अब जो ड्रिप इरिगेशन है क्या करती है? वो ड्रिप इरिगेशन ना इस तरह के मसाइल को जो है हल करती है। वो क्या करती है? बजाय इसके कि पूरे खेत को पानी आप लगाओ, जैसे आपने यहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है ना, वो ये जो भी पानी है ना इसको वो रिमूव कर देगी, ये पानी वो देगी ही नहीं बेसिकली। ठीक है ना? वो सिर्फ और सिर्फ जो है पौधों के जहाँ पौधा लगा हुआ है वो सिर्फ उसी को जो है ना वो पानी देगी। बाकी और ये जो पूरी फील्ड है सूखी मिलेगी आपको। यानी कि अगर ड्रिप इरिगेशन किसी फील्ड के अंदर है लगी हुई है और आप उस फील्ड के अंदर जाओ तो आप पानी को अपनी आंख से देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि पानी सिर्फ और सिर्फ पौधों के पास पास होता है। बाकी फील्ड जो है सारी की सारी वो सूखी होती है। ठीक है, सिर्फ पानी वहां पे होता है जहाँ पे पौधा होता है। ठीक है, तो आपने ड्रिप इरिगेशन में क्या किया? इन ड्रिप इरिगेशन what you've done is water is applied only to the crops। कि पानी जो है सिर्फ फसल के पौधे को मिला है, बाकी पानी जो है फील्ड के अंदर नहीं गया। पानी के जो है ना फील्ड के अंदर ज़ाया जो है ना वो नहीं हुआ। ये बेसिकली पूरे का पूरा जो है ना उसका वो क्या एक 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 तरह से जो है ना वो उसका बैकग्राउंड है या उसका जो है ना बेसिकली उसका प्रिंसिपल है पानी को देने का। अब चूंकि फील्ड के अंदर कहीं और पानी नहीं है, सिर्फ पौधे को पानी मिला हुआ है, तो पानी के लॉसेस जो है इसके अंदर वो क्या होते हैं? वो कम होते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल था। तो मैंने आपको इन अ वे इस सवाल का जवाब दे दिया हुआ है कि वो पानी जो पौधों को ना मिले वो लॉस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दूँ द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स इज लॉस। ठीक है, वो पानी जो पौधों को नहीं मिलता वो लॉस है। और ड्रिप इरिगेशन क्या करती है कि वो इसी लॉस को ख़त्म करती है। कैसे करती है? सिर्फ वो पानी पौधों को देती है। ठीक है ना, डायरेक्टली क्रॉप को देती है, फील्ड को पानी जो है वो नहीं देती। तो क्या हुआ इससे? जब पानी आप फील्ड को नहीं दोगे सिर्फ पौधों को दोगे तो हम उसको बोलते हैं कि वाटर इज़ कंजर्व, कि आपने पानी को बचाया है। सही है। आगे देयर इज़ नो नीड फॉर ड्रेनेज। अब ज़ाहिर बात है कि आप सिर्फ पानी जब दे ही उतना रहे हो जितना ज़रूरत का है, तो एक्स्ट्रा पानी जो है उसकी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्रेनेज क्या होती है? ड्रेनेज किस वो पानी की होती है जो कि एक्स्ट्रा हो। अब चूँकि आप एक्स्ट्रा पानी लगा ही नहीं रहे हो तो यहाँ पे
फील्ड के अंदर किसी किस्म की ड्रेनेज की ज़रूरत जो है ना आपको नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली ड्रिप इरिगेशन का प्रिंसिपल है। आई होप कि क्लियर हो, ना हुआ तो मुझसे पूछ लेना। अगला, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जो है ना वो मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका होता है हेड यूनिट, बताता हूँ अभी ये क्या होता है। मेन लाइन, लेटरल्स और एमीटर्स, ये 4 उसके बेसिकली जो है ना वो मेन यूनिट्स होते हैं। हेड यूनिट के अंदर कुछ फिल्टर्स होते हैं जो पानी को साफ करते हैं। वाटर मीटर होते हैं जो कि पानी की क्वांटिटी को नोट करते हैं। मैं बार बार बोलता रहूँगा, आपको उसको सुनते रहना कि वाटर मीटर क्या करता होता है, पानी की क्वांटिटी को फाइंड करता है, या कितना पानी आपने खेत को लगाया है, ये वाटर मीटर उस चीज़ को नोट करता होता है। और एंड पे है प्रेशर रेगुलेटर्स। क्या करते हैं ये जो बेसिकली आपका ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम होता है ना, उसके अंदर आप पाइप्स के थ्रू पानी को अप्लाई करते हो। सुन लो पहले इसको, सिंपल एक चीज़ सुन लो, इसको बार बार सुन के फिर आगे जाना, कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप पानी को थ्रू पाइप्स जो है ना अप्लाई करते हो। ठीक है, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ कि इन ड्रिप इरिगेशन water is applied to the crop through pipes, कि आपने पाइप्स के थ्रू पानी जो है ना वो अप्लाई किया है फील्ड को, ये पौधों को, सॉरी। ठीक है, अब जहाँ पर भी पाइप्स हों, एक चीज़ तो होती है, और वो क्या होता है, प्रेशर होता है। पानी जो है पाइप्स के अंदर मूव जो है तब करता है जब पाइप्स के अंदर प्रेशर डिफरेंस हो। ठीक है ना, प्रेशर अगर नहीं होगा, पानी पाइप्स के अंदर कभी मूव नहीं करेगा। ये याद रखना कि वाटर ओनली मूव्स थ्रू पाइप्स बिकॉज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब कई दफ़ा ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, प्रेशर कई दफ़ा जो है ना, प्रेशर ओकेजनली राइजेस, कि प्रेशर कई दफ़ा क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। अब वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो कई दफ़ा पाइप्स के लिए जो है ना वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। ठीक है ना, हाई प्रेशर इज़ डेंजरस फॉर पाइप्स। सारी बात है कि कई दफ़ा प्रेशर ज़्यादा हो तो वो उसको जो है ना पाइप्स को जो है फाड़ भी सकता है। तो इस वजह से ना जो प्रेशर है वो ज़्यादा जब हो तो वो डेंजरस होता है। तो उस प्रेशर को जो है वो चेक रखने के लिए उसके ऊपर, कि प्रेशर जो है वो जितना डिज़ायर्ड है उससे ऊपर ना हो, आपने प्रेशर रेगुलेटर्स लगाते हो सिस्टम के अंदर, ताकि प्रेशर जो है वो लिमिट में रहे। तो क्या एंड वाला पॉइंट क्या हुआ कि टू मेंटेन प्रेशर विद इन डिज़ायर्ड लिमिट, डिज़ायर्ड लिमिट वी प्लेस प्रेशर रेगुलेटर्स। नाम से भी जाहिर है कि जो प्रेशर को रेगुलेट करे वो प्रेशर रेगुलेटर है। तो काम क्या होता है इनका, कि प्रेशर को एक ख़ास लिमिट से ऊपर जो है वो ना जाने देना। सही है। अब ये मेन लाइन, लेटरल्स और एमीटर्स क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में, ये चूँकि डायग्राम देख के ही मैं आपको समझा सकूँगा। अच्छा, हेड यूनिट की पहली पहली चीज़ इसकी जो थी ना वो क्या थी, वो हेड यूनिट थी। हेड यूनिट की ये डायग्राम है, मैं इसको बेसिकली पहले एनलार्ज कर दूँ ताकि समझाने में जो है ना मुझे आसानी हो। देखो, ये जो सिस्टम है सारे का सारा, ये एक हमने एक्चुअल सिस्टम जो है ना उसका, ये उसकी पिक्चर जो है ना वो ली हुई है, फ़ोटोज़ की ली हुई है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये बेसिकली शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है। शुरू यहाँ से होता है, ये पाइप देख रहे हो आप, ठीक है ना, ये जो पाइप है ना, यहाँ से पानी जो है, ये टैंक बना हुआ है, टैंक के अंदर पानी होता है। ये जो टैंक जो बना हुआ है ना, ये गोल गोल सा मोटा सा, ये कुआं है बेसिकली, इसके अंदर पानी होता है। पानी को आप जो है ना, इसके अंदर पंप लगा हुआ होता है और पंप जो है पानी निकालता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्यूबवेल में पानी निकालता है। ट्यूबवेल में पानी क्या होता है,
कि पानी आगे इसमें गिरता है आके, यहाँ पे आपने कपल किया होता है एक सिस्टम, ये देखो ये यहाँ पे ये ना, ये एक बोर्ड सा किया हुआ है सिस्टम, और ये जो है, हाँ, ये आगे आपने इसके सिस्टम को जो है ना बोल्ट कर दिया हुआ है। ये बिल्कुल जैसे ये पाइप है, आगे से जो है ना वो ये बोल्ट करके आगे सिस्टम लगा दिया हुआ है पूरे का पूरा, ये सारे का सारा जो है ना हेड यूनिट है ये वाला इसका। ये पानी है, पानी कहाँ से लेकर आया ये वाला पाइप? इस कुएं से। कुएं के अंदर क्या लगा हुआ था? पंप लगा हुआ था, उसने पानी जो है इसको पाइप को दिया। इस पाइप ने आगे जो पानी देना है ना सबसे पहले, वो किसको देगा? वो पानी जो है आपके पास सबसे पहले आएगा बेसिकली होता हुआ, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। सबसे पहले पानी इसके अंदर आता है। अच्छा, ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर क्या होता है? ये बेसिकली जो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है ना, ये बेसिकली पानी को के अंदर जो मट्टी होती है ये उसको निकालता है। ठीक है, पानी चूँकि अब देखा होगा आप लोगों ने कि पानी जो है गंदा होता है हमेशा, तो ये उस मट्टी को जो है ना बेसिकली पानी के अंदर जो मिक्स हुई मट्टी है उसको निकालता है। ठीक है, इसने पानी की मट्टी को निकाला, फिर पानी जो है वो क्या हुआ? अब ये जब मट्टी को निकालता है ना पानी ये वाला, ये कैसे निकालता है? ये आपके कोर्स की बात नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ आपको ये दिखाया है कि हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होता है जी सेकंड स्टेप में। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर करता क्या होता है कि पानी को बहुत तेज़ी से घुमाता है। ठीक है ना? इसके अंदर पानी जो है तेज़ी के साथ घूमता है। उसके घूमने से मिट्टी निकल जाती है और पानी साफ जो है रह जाता है। ठीक है ना? उस घूमने से जो है प्रेशर कई दफ़ा इसके अंदर इंक्रीज़ कर जाता होता है। उस पानी के तेज़ घुमाने से जो है कई दफ़ा प्रेशर इसके अंदर जो है पानी का इंक्रीज़ कर जाता है। उस प्रेशर को रिमूव करने के लिए ये ऊपर एक वाल्व लगा होता है जो उसके उस प्रेशर को जो है ना वो कम कर देता है। अगर पानी से प्रेशर ज़्यादा होगा, ये वाल्व अपने आप खुल जाएगा और वहाँ से जो है एयर जो है बाहर निकल जाएगी और इसके अंदर प्रेशर जो है ना वो मेंटेन रहेगा। सही हो गया? अच्छा, इसके बाद क्या होता है? पानी जो है प्रेशर एयर रिलीज वाल्व के बाद जो है ना आगे होता है एक और फिल्टर, इसको हम बोलते हैं डिस्क फिल्टर। ज़ाहिर बात है पानी के अंदर सिर्फ मट्टी तो नहीं ना होती, पानी के अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पत्ते हो गए, जैसे कोई कागज़ वगैरह हो गया, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है हमारे पास होता है डिस्क फिल्टर, जो कि छोटा मोटा गंद जो है ना पानी के अंदर उसको साफ़ करता है। ठीक है, जब वो गंद भी साफ़ हो गया, मट्टी भी साफ़ हो गई, अब पानी जो है वो वाटर मीटर क्या होता है? जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो वाटर की क्वांटिटी को मेजर करता है कि कितनी पानी की क्वांटिटी जो है वो खेत की तरफ जानी है। सही है? वो वाटर मीटर नोट कर लेगा और पानी फिर आगे निकलता हुआ इस पाइप से, जिसको हम बोलते हैं आउटलेट पाइप। ये क्या था? ये इनलेट पाइप था। ठीक है, और ये कौन से वाला है? ये आउटलेट पाइप है। यहाँ से पानी जो है निकल के खेत के अंदर जो है वो चला जाएगा। सही है, ये बेसिकली आपका था हेड यूनिट। इसके अंदर एक चीज़ रह गई है और वो क्या है? ये है फर्टिलाइज़र टैंक। ये रह गया हुआ है। ठीक है, ये होता क्या है? ये बेसिकली आप करते ये हो कि जब पानी को आप बिल्कुल साफ़ कर लेते हो ना, पानी को जो है उसके अंदर से आपने सारा गंद वगैरह बाहर निकाल दिया, फिर आप करते क्या हो कि उसी पानी के साथ जो है आप फर्टिलाइज़र को मिक्स कर देते हो। ठीक है, आपने पानी को साफ़ किया और उसी पानी के साथ जो है आपने क्या किया? फर्टिलाइज़र को जो है बेसिकली मिक्स कर दिया और वो फर्टिलाइज़र जो है अपनी इस पाइपिंग के थ्रू आता है और जब पानी जो है वो यहाँ से निकल के, पानी यहाँ पे है ना डिस्क फिल्टर में, प्रेशर रिलीज वाल के बाद निकल के डिस्क में आता है। अब जो फर्टिलाइज़र है वो यहाँ से आता है पानी के साथ मिलके, और जब दोनों पानी और फर्टिलाइज़र मिक्स हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? पानी आगे से निकल के फील्ड की तरफ चला जाता है। देखो इसमें क्या फ़ायदा, ये फर्टिलाइज़र टैंक आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आपको फर्टिलाइज़र जो है मैनुअली, जो खाद होती है ना, आपको मैनुअली अप्लाई नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ खाद जो है वो इस टैंक के अंदर डालते हो, वो अपने आप पानी के अंदर मिक्स होती है और फील्ड के अंदर चली जाती है। क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात तो कोई नहीं है। सिंपल ये है कि ये फर्टिलाइज़र टैंक के अंदर खाद डालते हो आप, खाद जो है क्या करती है? खाद अपने आप पानी के साथ मिक्स होके खेत के अंदर चली जाती है। ये है इसका प्रिंसिपल बेसिकली। तो ये थे आपके प्रिंसिपली, ये कई दफ़ा जो है ना हम कहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो है ये जो पार्ट्स हैं इसके, ये कुछ 6-7 हैं। इनलेट, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, प्रेशर रिलीज वाल्व, डिस्क फिल्टर, वाटर मीटर और आउटलेट, और फिर साथ में फर्टिलाइजर टैंक जो है अपने एंड पे जाके लगा देते हैं ताकि पानी के साथ मिक्स होके जो है ना वो पानी के साथ जो है लेके फर्टिलाइज़र जो है मिक्स हो, और उसे बेसिकली हम अगर किसी ने इसको मज़ीद पढ़ना है ना
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिगेशन। ठीक है, कि आपने पानी के साथ ही फर्टिलाइज़र को मिक्स किया और पानी को जो है ना वो फील्ड को दे दिया, इसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। सही है, और ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने का। क्लियर? अच्छा, अब जब ये पानी यहाँ इस पाइप से निकलता है ना, तो आगे पानी कहाँ जाता है? मैंने बोल दिया खेत में। खेत के अंदर क्या होता है? खेत के अंदर ये होता है, जो वो पाइप देखा आपने, ये वाला पाइप, आउटलेट पाइप जो फील्ड का था, ये पाइप जो है इस मेन लाइन को पानी जो है ना देता है। ये जो मेन लाइन है, पानी इसको देगा। हेड कंट्रोल यूनिट से पानी निकल के कहाँ पे आएगा? मेन लाइन के अंदर आएगा, इसको हम बोलते हैं मेन लाइन। और ये जो इसके परपेंडिकुलर बनी हुई हैं, जो मेन लाइन के परपेंडिकुलर लाइनें बनी हुई हैं, इसको हम बोलते होते हैं ये जो बेसिकली हम इसको बोलते हैं लेटरल। ठीक है ना, ये मेन लाइन, और जो मेन लाइन के 90 के एंगल के ऊपर चीज़ें लाइनें बनी होती हैं, पाइप बिछे होते हैं, वही पाइप भी होते हैं। ये वाला भी पाइप है और ये वाले भी पाइप्स हैं। तो ये वाला पाइप जो है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेन लाइन। और ये जो पाइप्स हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लेटरल। ठीक है, लेटरल को पानी जाता है, लेटरल के अंदर छोटे छोटे से जो लेटरल्स हैं ना, इसके अंदर छोटे छोटे से एक एक क्या मैम एक टूल बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं एमीटर्स। एमीटर्स क्या करते हैं कि पानी को जो है ना वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसके अंदर उसने एमीटर जो है ना वो नहीं बनाए हुए, तो हम आपको नहीं दिखा सकते इस डायग्राम के अंदर, लेकिन मैं आपको अभी जो है ना वो अपने जो है गूगल क्रोम से खोल के दिखाता हूँ आपको कि एमीटर जो है ना वो होते क्या हैं। ठीक है, पहले ज़रा इसको ख़त्म कर लें। इन लाइंस के ये एमीटर नहीं है, जो गोल गोल बने हुए हैं ना, ये एमीटर नहीं है, याद रखनी है आपने ये वाली बात। ठीक है ना, ये सिर्फ शो करवा रहे हैं कि कितना एरिया जो है ना वो उस एमीटर के निकले हुए पानी से जो है ना वेट हुआ है। एमीटर क्या करते हैं भला? मैं दोबारा बोलता हूँ, मेन लाइन ने पानी दिया किसको? लेटरल को दिया। इसको सब लाइन भी बोलते हैं, बहरहाल आपने इसको लेटरल बोलना है। लेटरल को पानी दिया, लेटरल से पानी निकला कहाँ से? एमीटर से। ये जो गोल गोल बने हुए ये एमीटर नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, एमीटर पानी जो है वो निकालता है, और पानी वो कहाँ पे निकालता है? जहाँ पौधा हो, वहाँ पे आपने एमीटर लगाया हुआ होता है। एमीटर पानी को निकालता है और जो पानी है उधर फसल को, या जो भी क्रॉप खड़ी हुई है या जो भी पौधा लगा हुआ है उसको पानी दे देगा। ठीक है ना, जो वेटिंग पैटर्न है ना, ये क्या है? ये कहता है कि कितनी ज़मीन जो है वो गीली हुई है। ऑब्वियसली अगर आपकी सॉइल जो है क्लेई होगी तो ज़्यादा वेटिंग पैटर्न बनेगा, और अगर आपकी जो है वो जो आपकी सॉइल है वो सैंडी होगी तो कम जगह वेट होगी। क्यों भला? क्योंकि अगर आपकी क्लेई सॉइल है, इनफिल्ट्रेशन, पानी की डाउनवर्ड मूवमेंट कम होगी, और पानी की जो है वो लेटरल मूवमेंट क्या होगी? आसपास वाली मूवमेंट क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। जबकि अगर आपकी सॉइल जो है वो सैंडी है तो इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी और पानी जो है इर्द गिर्द जो है वो कम फैलेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सेकंड के लिए। बिलफर्जी, ये आपकी सॉइल है जो कि क्लेई है, ये क्ले है। ठीक है, और एक ये जो है ना वो आपकी सॉइल जो है ना, ये बेसिकली ये आपकी बिल्फर सैंडी सॉइल है। ठीक है ना, क्लियर होगी ये वाली बात? अच्छा, या मैं इससे थोड़ा सा समझाने पे मैं घबरा रहा हूँ कि आपकी पता नहीं बात समझ में आनी है कि नहीं आनी। मैं इधर 2 मिनट इसको डिलीट कर रहा हूँ दोनों को। मैं बेसिकली ऐसे समझा रहा हूँ, मुझे कंफर्म है कि आपको ऐसे समझ लग जाएगी, आसानी हो जाएगी। ये बिल्फर्ज आपकी सॉइल है जी, ये क्लेई सॉइल है, ये क्ले जिसको मैं बोल रहा हूँ, और ये बिल्फर्ज आपकी एक सॉइल है जो कि सैंडी सॉइल है। ठीक है ना, अब आपने इसके ऊपर पानी फैलाया है, इसके ऊपर पानी आपने फैलाया, और उतने ही क्वांटिटी के अंदर पानी जो है आपने इसके ऊपर भी फैलाया, फेंका पानी इसके अंदर। अब जब पानी आप इसके ऊपर फेंकोगे ना, पानी क्या होगा? पानी खड़ा भी नहीं होगा पानी इसके अंदर, पानी फ़ौरन जो है क्या करेगा? वो इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, यानी कि वो परकोलेट कर जाएगा, वो इनफिल्ट्रेट कर जाएगा पानी। तो पानी आसपास की जगह को इतना वेट नहीं कर सकेगा। आप कभी देखना इस चीज़ को कि जब आप पानी जो है सैंड के अंदर, रेत के अंदर पानी फेंकते हो, आसपास की ज़मीन बिल्कुल भी गीली नहीं होती है, सिर्फ वो जगह गीली होती है जहाँ पानी गिर रहा होता है,
क्योंकि ज़मीन इतना टाइम पानी ज़मीन के सरफेस के ऊपर खड़ा हो सकता ही नहीं है कि पानी आसपास एक्सपैंड करे, ठीक है। लेकिन क्ले में क्या होता है, आप पानी को फेंकते हो, इनफिल्ट्रेशन जो है वो क्या होती है, वो कंपैरेटिवली कम होती है। पानी जो है आसपास क्या करता है, ज़्यादा फैल जाता है पानी। इनफिल्ट्रेशन जो है कम होगी, लेकिन जो उसकी लेटरल मूवमेंट है या जो उसकी सरफेस के ऊपर फैलाव है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो ये जो बेसिकली आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये वाला, ये यही है कि अगर आपकी वेटिंग पैटर्न या वो जगह जो गीली हुई है वो ज़्यादा हो सरफेस के ऊपर, तो आपकी जो सॉइल है वो कौन सी है, वो क्ले ही है। और अगर ये कम हो तो आपकी सॉइल जो है वो कौन सी है, वो बेसिकली सैंडी सॉइल है, ठीक है। ये शो करवाया होगा। अब मैंने आपको दिखाना था कि बेसिकली लेटरल्स जो है ना, वो एमिटर जो है ना क्या होते हैं। ये देखो, मैं इमेजेस जो है ना आपको इमेजेस दिखा देता हूँ आपको। वीडियो जो है वो थोड़ी सी, जिसने वीडियो देखनी है वो देख सकता है वीडियो। बेसिकली दिस इज़ योर एमीटर इन ड्रिप इरीगेशन, दिस इज़ योर एमीटर। ये बहुत ज़बरदस्त डायग्राम जो है ना वो मिल गई है। ये बेसिकली वो, जैसे देखो ड्रिप होती है ना, अगर किसी को ड्रिप लगी हो कभी हॉस्पिटल के अंदर, क्या होता है, पानी कतरा कतरा जो है ना वो गिर रहा होता है। इसमें भी पानी जो है एमीटर के अंदर पानी जो है वो भी क्या करता है, वो उतना ही गिरता है जितनी जिसकी जो है ना वो डिमांड होती है। इसलिए इसको बेसिकली ड्रिप इरीगेशन बोलते हैं। एमीटर क्या है, ये पानी गिराता है, सही है। और जो ये एमीटर बेसिकली उसने इसके अंदर शो जो है ना वो नहीं करवाए हुए थे, ठीक है ना। और जब ये पानी गिरता है, अगर क्लेई सॉइल होगी तो जगह जो है क्या होगी, जो गीली होगी वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। जबकि जब सैंडी सॉइल है वो गीली होगी तो वो कम जगह गीली होगी, बिकॉज पानी जो है वो गिरते ही फ़ौरन से पहले इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दीज वर योर एमीटर्स जो कि मैंने आपको दिखाने थे, राइट। अच्छा, इसके बाद मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज़ करना था, ये क्या हो गया इसका, तो ये तो क्लियर हो गया होगा, वैसे इसमें तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी जो है ना पूछना हो तो यू कैन आस्क। ये है कि जब आपका ट्री बड़ा हो तो फिर क्या है कि आपको एक एमीटर नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर आपको बहुत सारे एमीटर जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। अगर आपका ट्री बड़ा है और उसको आपने ड्रिप इरीगेशन से इरीगेट करना है तो फिर एक एमीटर काम नहीं करेगा, आपको बहुत सारे एमीटर जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो क्या इससे बात प्रूव हुई कि नंबर ऑफ़ एमीटर्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं कि आपकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि नंबर ऑफ़ एमीटर्स, नंबर ऑफ़ एमीटर ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ये कितना पानी जो है ना आपको चाहिए। नंबर ऑफ़ एमीटर्स जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर फसल या पौधा आपका बड़ा है तो नंबर ऑफ़ एमीटर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर कम है तो फिर क्या होगा, कम होंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली सिंपल सा जो है ना वो एक प्रिंसिपल है आपका, ठीक है ना। और ये क्या शो कराया उसने इस डायग्राम के अंदर, ये शो करवाया हुआ है कि पानी सिर्फ जो है वो उसकी रूट जोन को मिल रहा है, जहाँ जहाँ पे उसकी रूट्स हैं। ये तो मीटर पानी निकाल रहा है यहाँ पे, और सिर्फ वो जगह गीली हो रही है जो कि जहाँ पे इसकी जड़ें हैं। बाकी आसपास की जो सरफेस है वो बिल्कुल भी गीली नहीं हुई है, सही है। यही ड्रिप इरीगेशन का कमाल है कि कोई वाटर का लॉस जो है वो नहीं हुआ, पानी सिर्फ वहाँ पहुँचा है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। फसल जहाँ पे होती है वहीं भी, देखो ज़मीन की तो रिक्वायरमेंट पानी नहीं है ना, पानी की रिक्वायरमेंट तो फसल को है, सही है। ज़मीन को पानी मिले ना मिले कोई समस्या वाली बात नहीं, फसल को पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करता है ड्रिप इरीगेशन, ये बेसिकली फसल को पानी देता है, ठीक है। सिर्फ रूट जोन के अंदर पानी जो है जाता है, आसपास पानी जो है ना वो नहीं जाता। नेक्स्ट, ये जो मैं बात कर रहा था ये आपको समझाने के लिए कि अगर सैंडी सॉइल होगी तो देख, आय हाय, अगर सैंडी सॉइल होगी तो आप खुद देखो कि जो जगह गीली हुई है वो थोड़ी है, मतलब सिर्फ इतनी सी जगह गीली हो रही है। ये देखो, ये जो शो हो रहा है यहाँ पे, ये जगह मैं इसको ज़रा
पेन से भी मार्क कर दूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये जगह जो शो कराई हुई है ना, ये सैंडी सॉइल है, ये एमीटर है। ये जो चीज़ लगी हुई है ना, ये वाली, ये एमीटर लगा हुआ है। और ये क्या है भला, जो पाइप पड़ा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? ये तो एमीटर हो गया ना, ये वाला। ये तो जी मैंने बोल दिया, मैं इसको ई लिख रहा हूँ, ई एम, क्योंकि राइटिंग यहाँ से इतनी अच्छी नहीं है कि ये एमीटर हो गया। ये क्या है वाला? एमीटर कहाँ पे लगा होता है? लेटरल के अंदर। ये क्या होगी? एल ए टी ई आर ए एन, ये लेटरल थी जिसके अंदर ये एमीटर लगे हुए हैं। अब एमीटर से पानी निकला, और अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो सिर्फ इतनी सी जगह गीली हुई। क्यों इतनी जगह गीली हुई? क्योंकि पानी ज़्यादा देर ठहरा ही नहीं सॉइल के अंदर, फ़ौरन से पहले वो जो है ना वो इन्फिल्ट्रेट कर गया था। अगर आपकी क्लेई सॉइल है तो मैक्सिमम जगह जो है ना वो, ये देखो, ये जो है ना ये वेट हुई है। और अगर लूमी सॉइल है तो फिर सैंडी से ज़्यादा जगह वेट हुई है। लूमी क्या होती है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। तो लूमी सॉइल है, सैंड से ज़्यादा जगह वेट हुई है, लेकिन क्ले से जो है ना वो क्या हुई है? वो कम हुई है। और इसकी वजह क्या है? आपने बताना है। इसकी वजह है इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, सैंड का इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्ले का इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? कम होता है। और लूम का इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन रेट यानी कि पानी का ज़मीन के अंदर जज्ब होना क्ले में कम होता है, सैंड में क्या होता है? ज़्यादा होता है। सैंड के अंदर पानी फेंको, फ़ौरन से पहले ज़मीन के अंदर पानी चला जाएगा और आसपास की जगह बैटरी ज़रा कम होगी। लेकिन क्ले के अंदर क्या होता है? पानी फेंको, पानी ज़मीन के अंदर कम जाता है और आसपास फैलता जो है वो क्या है? वो ज़्यादा है। ये आगे उसने और एग्जांपल दिए, क्ले की होगी तो पानी जो है वो क्या होगा? आसपास की जगह को ज़्यादा वेट करेगा और इनफिल्ट्रेट जो है वो कम करेगा। सैंड में क्या है? आसपास की जगह कम वेट होगी और इनफिल्ट्रेट, देखो पानी की गहराई यहाँ पे गीला करने की ज़्यादा है, इसकी जो फैलने की है वो कम है। क्ले का क्या है कि गहराई गीली करने की कम है, लेकिन फैलाव की क्या है? वो ज़्यादा है। ठीक है, और लूमी की इन दोनों के बीच में है। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना वो स्प्रिंकलर इरिगेशन है। तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला पार्ट जो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, फिर ऑलरेडी काफ़ी जो है ना लंबी हो चुकी है ये वाली जो है ना वो प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट में जो है ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्प्रिंकलर को। सो स्टे ट्यून्ड।